नमस्कार दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं और राजस्थान जीके के प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। चाहे सेकंड ग्रेड एग्जाम हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हो, चाहे आपकी लेवल 2 थर्ड ग्रेड एग्जाम हो, यानी राजस्थान की कोई भी भर्ती और जिसमें राजस्थान का जीके समाहित हो, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। हर बंदे के लिए उपयोगी वीडियो है ये। ऐसा नहीं है कि किसी एक एग्जाम की दृष्टि से, तो राजस्थान के जो सामान्य ज्ञान है उसके कई बिंदुओं को छूने का प्रयास किया गया और बहुत ही लंबा वीडियो चलेगा दोस्तों, इसलिए धैर्य बना करके आप आराम से वीडियो देखते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं और राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न है, राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई? 1908 में अजमेर में। राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई? 1908 में अजमेर में। राजस्थान में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहां पर स्थापित किया गया? पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव स्थापित किया गया, तो कूड़ा गांव कुकस में स्थापित किया गया। कूड़ा गांव कुकस में हाथी गांव स्थापित किया गया। अगला प्रश्न अपना है, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर स्थित है? 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर स्थित है? तो ये मंडोर में है दोस्तों, इसका उत्तर है मंडोर में। राजस्थान के किस जिले में देवनारायण पनोरमा का शिलान्यास किया गया था? भीलवाड़ा में किया गया था देवनारायण पनोरमा का शिलान्यास। राजस्थान के किस जिले में देवनारायण पनोरमा का शिलान्यास किया गया था? भीलवाड़ा में। राजस्थान में युद्ध संग्रहालय की स्थापना 2015 में कहां पर की गई थी? जैसलमेर में की गई थी 2015 में युद्ध संग्रहालय की स्थापना। गुड़ियों का संग्रहालय कहां पर स्थित है? गुड़ियों का संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये जयपुर में स्थित है गुड़ियों का संग्रहालय। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किलों के नाम बताइए। तो यहाँ पूरे किले हम नहीं देख रहे हैं, हालांकि किले कितने हैं? 6 किले शामिल किए गए, लेकिन 3 के नाम देखिएगा। प्रश्न के तौर पर गागरोन का किला, जैसलमेर का किला और कुंभलगढ़ का किला, ये 3 किले प्रश्नोत्तर के रूप में। और टोटल कितने हैं? 6। गागरोन का, जैसलमेर का, कुंभलगढ़ का। रणकपुर का जैन मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? ऋषभनाथ को समर्पित है रणकपुर का जैन मंदिर। किसको? ऋषभनाथ को। यूनेस्को ने राजस्थान के कितने, यहां पर थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूं, ये जिले हो गया तो इसको किले कर देते हैं हम। हाँ, तो अब पढ़ लेते हैं, किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो उत्तर आया कितने? 6 किलों को शामिल किया है। तो दोस्तों हमने 3 तो देख लिए और 3 आप कमेंट कीजिएगा। देखें राजस्थान के कितने किलों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो 6 किलों को। लोद्रवा क्यों प्रसिद्ध है? लोद्रवा जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। लोद्रवा राजस्थान के केशवराय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? राजस्थान के केशवराय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका उत्तर है विष्णु जी को समर्पित है। विष्णु जी को समर्पित है। पहाड़ों की नगरी किसको कहा जाता है? डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। किसको? डूंगरपुर को। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार। राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? वस्त्र नगरी, राजस्थान की वस्त्र नगरी। भीलवाड़ा को कहा जाता है राजस्थान की वस्त्र नगरी। राजा विभीषण का मंदिर कहां पर स्थित है? कैथून कोटा में विभीषण का मंदिर स्थित है। राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था? तो जालोर में प्रारंभ किया गया था राजस्थान का प्रथम रोपवे, जालोर में।
राजस्थान का डूंडरलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का डूंडरलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का डूंडरलोद हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। हवेलियों एवं सुंदर इमारतों के लिए राजस्थान का डूंडरलोद प्रसिद्ध है। माधोपुर के शिवाड़ गांव में स्थित भुवनेश्वर मंदिर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। माधोपुर के शिवाड़ गांव में स्थित भुवनेश्वर मंदिर में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, 12वां ज्योतिर्लिंग है। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न। अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर में किस शासक ने की थी? अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर में किस शासक ने की थी? तो स्वाई राम सिंह द्वितीय ने की थी। अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के अंदर स्वाई राम सिंह द्वितीय ने। फूल सागर कहां पर स्थित है? बूंदी में स्थित है फूल सागर। फूल सागर कहां पर स्थित है? बूंदी में। पांडुपोल कहां पर स्थित है? अलवर में स्थित है पांडुपोल। पांडुपोल अलवर में। चंद्रमहल कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है चंद्रमहल। चंद्रमहल कहां पर है? जयपुर में। चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? तो चांद बावड़ी आभानेरी यानी आभानेर में स्थित है। आभानेर में स्थित है चांद बावड़ी। हर्षद माता का मंदिर कहां पर स्थित है? आभानेर में ही स्थित है हर्षद माता का मंदिर। आभानेरी जो चांद बावड़ी और हर्षद माता का मंदिर दोनों आभानेर में है। ठीक है। हर्षद माता का मंदिर किसने बनवाया था? हर्षद माता का मंदिर परतियारों के सामंत चौहानों ने हर्षद माता का मंदिर बनवाया था। लोक कला मंदिर कहां पर स्थित है? लोक कला मंदिर कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है लोक कला मंदिर। अगला प्रश्न है, कौन सा राज प्रासाद चित्र पैलेस के नाम से विख्यात है? उमेद भवन पैलेस है वो चित्र पैलेस के नाम से भी विख्यात है। राज प्रसाद है यानी जो पुराना महल है राजा महाराजाओं का, और उसको चित्र पैलेस भी कहा जाता है, और उसका मूल नाम क्या है? उमेद भवन पैलेस। सैलियों की बाड़ी कहां पर स्थित है? राजस्थान में। तो सैलियों की बाड़ी राजस्थान में कहां पर है? तो उदयपुर में है सैलियों की बाड़ी। सचिया माता मंदिर कहां पर स्थित है? सचिया माता मंदिर कहां पर स्थित है? तो इसका उत्तर है ओसिया में स्थित है। सचिया माता मंदिर कहां पर स्थित है? ओसिया में। सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? ओसिया में ही सूर्य मंदिर भी स्थित है। सचिया माता मंदिर भी ओसिया में है, सूर्य माता मंदिर भी ओसिया में है। हरिद्वार मंदिर कहां पर स्थित है? हरिद्वार मंदिर, और ये भी दोस्तों ओसिया में स्थित है हरिद्वार मंदिर भी। चलिए अगला, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा संग्राम सिंह ने करवाया था। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने? महाराजा संग्राम सिंह ने। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? सोनारगढ़ नाम से जाना जाता है। सोनारगढ़ नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मंदिर को खम्बू का अजायबघर भी कहा जाता है। यानी कौन सा मंदिर है जिसको खम्बू का अजायबघर भी कहा जाता है? रणकपुर के जैन मंदिर को खम्बू का अजायबघर भी कहा जाता है। राजस्थान के शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। यानी कौन सा शहर है जिसको बावड़ियों का शहर कहा जाता है? बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। जग मंदिर कहां पर स्थित है? जग मंदिर कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है जग मंदिर। तो जग मंदिर कहां पर स्थित है? उदयपुर में। दौलत बाग कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है दौलत बाग। दौलत बाग कहां पर स्थित है? अजमेर में। लालगढ़ कहां पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है लालगढ़। लालगढ़ कहां पर है? बीकानेर में। 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी में स्थित है। चलिए, कन्यावध को रोकने के लिए राजस्थान में सर्वप्रथम कहां के महाराणा ने ब्रिटिश एजेंट पर दबाव डालकर कानून बनवाया? कि कन्यावध को रोकने के लिए कहां के महाराणा ने ब्रिटिश एजेंट पर दबाव डालकर सबसे पहले कानून बनवाया? मेवाड़ के महाराणा ने। मेवाड़ के महाराणा ने ब्रिटिश एजेंट पर दबाव डालकर कानून बनवाया था। चलिए, कन्यावध को रोकने के लिए जोधपुर महाराजा ने कोड ऑफ रूल्स कब बनाए? 1839 में बनाए थे कोड ऑफ रूल्स जोधपुर के महाराजा ने। नेक्स्ट प्रश्न अपना है,
बीकानेर के महाराजा ने अपने सामंतों को क्या शपथ दिलाई? बीकानेर के महाराजा ने अपने सामंतों को क्या शपथ दिलाई? बीकानेर के महाराजा ने अपने सामंतों को यह शपथ दिलाई कि वे अपने यहां पर कन्या का वध नहीं होने देंगे। बीकानेर के महाराजा ने अपने सामंतों को यह शपथ दिलाई कि वे अपने यहां पर कन्या का वध नहीं होने देंगे। राजस्थान में बाल विवाह के खिलाफ किस समाज सुधारक ने सबसे पहले आवाज उठाई? बाल विवाह के खिलाफ सबसे पहले किस समाज सुधारक ने आवाज उठाई? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। चलिए, अलवर रियासत में बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून कब बनाया? अलवर रियासत में बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून कब बनाया? 10 दिसंबर 1903 में। तो अलवर रियासत में बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून 10 दिसंबर 1903 को बनाया गया था। कर्नल टाड ने कन्यावध के लिए प्रमुख रूप से किस प्रथा को दोषी माना? दहेज प्रथा को दोषी माना था कर्नल टाड ने। तो कर्नल टाड ने कन्यावध के लिए प्रमुख रूप से किस प्रथा को दोषी माना? दहेज प्रथा को। 1887 में राजपुताना का एजीजी किसको नियुक्त किया गया था? 1887 में राजपुताना का एजीजी किसको नियुक्त किया गया था? वाल्टर को नियुक्त किया गया था एजीजी। चलिए, देश हितैषणी सभा की स्थापना कब की गई? देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 को उदयपुर में की गई थी। देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 को उदयपुर में की गई थी। अगला है, ब्रिटिश संरक्षक समिति ने सती उन्मूलन हेतु विधेयक किस वर्ष पारित किया? ब्रिटिश संरक्षक समिति ने सती उन्मूलन हेतु विधेयक किस वर्ष पारित किया? 1844 में जयपुर रियासत में ब्रिटिश संरक्षक समिति ने सती उन्मूलन हेतु विधेयक पारित किया। चलिए, चार्ल्स वुड भारत सचिव कब बने? 1881 में चार्ल्स वुड भारत सचिव बने थे। रामसर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? धौलपुर में स्थित है रामसर अभ्यारण्य। कहां पर है? धौलपुर में। रामसर अभ्यारण्य कहां पर है? धौलपुर में। सरिस्का अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? अलवर में स्थित है सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य कहां पर है? अलवर में। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। जैसमंद अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? जैसमंद उदयपुर में स्थित है जैसमंद अभ्यारण्य। जैसमंद अभ्यारण्य कहां पर स्थित है दोस्तों? उदयपुर में। चलिए, सीता माता अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? सीता माता अभ्यारण्य उदयपुर, सवाईमाधोपुर, यानी दोनों जिलों में स्थित है। यह राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान को बाघों का घर कहा जाता है? राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान को बाघों का घर कहा जाता है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को बाघों का घर कहा जाता है। राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान को बाघों का घर कहा जाता है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को। अगला है, माउंट आबू अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? सिरोही में स्थित है। सिरोही जिले में स्थित है माउंट आबू अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, लाना नामक झाड़ी किस अभ्यारण्य में उत्पन्न होती है? ताल छापरा अभ्यारण्य में होती है लाना नामक झाड़ी। ताल छापरा अभ्यारण्य में पैदा होती है। श्री गणेश जी का मंदिर किस उद्यान में स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है श्री गणेश जी का मंदिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माउंट आबू अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है माउंट आबू अभ्यारण्य। किसके लिए? जंगली मुर्गों के लिए। किस पक्षी विहार को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? किस पक्षी विहार को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? केवलादेव घना पक्षी विहार को शामिल किया है। चलिए, पक्षियों का संवर्ग किस विहार को कहा जाता है? पक्षियों का संवर्ग किस विहार को कहा जाता है? केवलादेव घना पक्षी विहार को कहा जाता है पक्षियों का संवर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? सवाईमाधोपुर में स्थित है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाईमाधोपुर में। मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहां पर स्थित है?
मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? कोटा झालावाड़ मार्ग पर, कोटा में। कोटा झालावाड़ मार्ग है, वहां पर कोटा में स्थित है मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क। चलिए, लाल गर्दन के तोते किस उद्यान में पाए जाते हैं? केवलादेव गणापक्षी विहार में लाल गर्दन के तोते पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना का दूसरा अभ्यारण्य कौन सा है? सरिस्का अभ्यारण्य अलवर। प्रोजेक्ट टाइगर योजना का दूसरा अभ्यारण्य कौन सा है? तो दूसरा अभ्यारण्य सरिस्का अभ्यारण्य अलवर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? भरतपुर में। मरु उद्यान जैसलमेर किसके लिए प्रसिद्ध है? चिंकारा और गोडावन के लिए प्रसिद्ध है मरु उद्यान जैसलमेर, चिंकारा और गोडावन के लिए। अगला है, केवलादेव गणापक्षी विहार का मुख्य आकर्षण क्या है? दुर्लभ सफेद साइबेरियाई सारस। दुर्लभ सफेद साइबेरियाई सारस है मुख्य आकर्षण। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? कोटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, कोटा चित्तौड़गढ़ में। जंगली सुअर, रीछ, मुर्गों और भेड़ियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? जंगली सुअरों के लिए, रीछ के लिए, मुर्गों के लिए और भेड़ियों के लिए कुंभलगढ़ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। जंगली सुअर, रीछ, मुर्गों और भेड़ियों के लिए कुंभलगढ़ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। अगला है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? बूंदी में स्थित है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ठीक है जी। केसरबाग अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? केसरबाग अभ्यारण्य, केसरबाग अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? धौलपुर में स्थित है केसरबाग अभ्यारण्य। कहां पर? धौलपुर में। घड़ियाल के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? घड़ियाल के लिए, घड़ियाल के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में जो है वो घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, काले हिरण के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है काले हिरणों के लिए। नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है नाहरगढ़ अभ्यारण्य। कहां पर? जयपुर में। राम सागर वन विहार अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? राम सागर वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है राम सागर वन विहार अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? चूरू जिले में स्थित है ताल छापर अभ्यारण्य। कहां पर है? चूरू में। उड़न गिलहरियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? सीता माता का अभ्यारण्य उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। बस्सी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बस्सी अभ्यारण्य कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? अजमेर, पाली, राजसमंद जिलों में स्थित है। तो अजमेर, पाली, राजसमंद जिलों यानी तीनों जिलों में सम्मिलित रूप में ये रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। फुलवारी किनाल अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है फुलवारी किनाल अभ्यारण्य। सफेद सारस प्रतिवर्ष किस अभ्यारण्य की शान बन जाते हैं? रामसागर वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर। तो सफेद सारस प्रतिवर्ष किस अभ्यारण्य की शान बन जाते हैं? रामसागर वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर की शान बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? घड़ियाल अभ्यारण्य कोटा में चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है, वो देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है। मत्स्य सफारी पार्क कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर जिले में है मत्स्य सफारी पार्क। कहां पर है? जोधपुर जिले में। अमृता देवी कृष्ण मृग पार्क कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है अमृता देवी कृष्ण मार्ग पार्क। मार्ग नहीं, मृग, मृग पार्क, सॉरी, अमृता देवी कृष्ण मृग पार्क यानी हिरणों का, काले हिरणों का जो पार्क है वो जोधपुर में है। चलिए, कैला देवी अभ्यारण्य कौन से जिले में है? करौली जिले में कैला देवी अभ्यारण्य। कहां पर है? करौली जिले में। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? राजसमंद और पाली जिले में स्थित है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है? राजसमंद और पाली जिले में स्थित है।
भेड़िया प्रजनन के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? कुंभलगढ़ अभयारण्य प्रसिद्ध है भेड़िया प्रजनन के लिए। अगला प्रश्न है, शेरगढ़ अभयारण्य कहां पर स्थित है? बारां जिले में स्थित है शेरगढ़ अभयारण्य। कहां पर? बारां जिले में। जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य उदयपुर में स्थित है। जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? उदयपुर में। बंद बरेठा अभयारण्य कहां पर स्थित है? भरतपुर में है बंद बरेठा अभयारण्य। बंद बरेठा अभयारण्य भरतपुर में है। जवार सागर अभयारण्य कहां पर स्थित है? कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में स्थित है जवार सागर अभयारण्य। कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ तीनों में सम्मिलित रूप में। अगला प्रश्न है, दर्रा अभयारण्य कहां पर स्थित है? कोटा और झालावाड़ में दर्रा अभयारण्य स्थित है। अगला है, सज्जनगढ़ अभयारण्य कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है सज्जनगढ़ अभयारण्य। कहां पर स्थित है? सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है राष्ट्रीय मरु उद्यान। कहां पर? जैसलमेर बाड़मेर में। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य किस जिले में है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य किस जिले में? बूंदी जिले में है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। गजनेर अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बीकानेर जिले में स्थित है गजनेर अभयारण्य। रेत का तितर किस अभयारण्य में पाया जाता है? गजनेर अभयारण्य में रेत का तितर पाया जाता है। बुटवड़ पक्षी किस अभयारण्य में पाया जाता है? गजनेर अभयारण्य में बुटवड़ नाम का पक्षी भी पाया जाता है। राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है? तो बांसवाड़ा जिले में प्रगति पर माना जाता है। ठीक है। राजस्थान के किस क्षेत्र में तांबे की खाने हैं? तो खेतड़ी में तांबे की खाने हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में तांबे की खाने? खेतड़ी में। मेरिनो किस जंतु की नस्ल है? यानी भेड़ की नस्ल है। कौन से पशु की नस्ल है? तो भेड़ की है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में बढ़ते हैं? नागौर में सर्वाधिक पशु मेले आयोजित होते हैं। तो राजस्थान के नागौर जिले में सबसे ज्यादा पशु मेले आयोजित होते हैं। निवारक निरोध का उद्देश्य क्या है? निवारक निरोध का उद्देश्य, ये कुछ प्रश्न अब जो है वो अलग प्रकार के हैं, तो देखिएगा। व्यक्ति को अपराध करने से रोकना। निवारक निरोध का उद्देश्य है व्यक्ति को अपराध करने से रोकना। भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है। व्यास परियोजना किन राज्यों की भागीदारी है? पंजाब, राजस्थान और गुजरात तीनों की मिलीजुली योजना है व्यास परियोजना। पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है जी। और अगले वीडियो में संविधान के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था किस भाग में की गई है? भाग 4A में। गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो कुछ प्रश्न जो अलग से हैं तो उनको भी देख लेते हैं। तो ब्राजील में होता है गन्ने का सबसे ज्यादा। भारत गन्ना उत्पादन में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है भारत गन्ना उत्पादन में। चलिए, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में क्या कहा गया है? भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में क्या कहा गया है? भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ होगा। भारत के संविधान के प्रथम अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र कौन सा है? भूरी मृदा, भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कौन सा है? अरावली के दोनों तरफ के भाग में भूरी मिट्टी है।
तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्म पोषित विकास था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्म पोषित विकास। जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? एम.एन. रॉय ने जन योजना का प्रारूप तैयार किया था। आर्थिक नियोजन विषय किस सूची का है? समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन, यानी समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ किया गया था? 1 अप्रैल 1951 को भारत में आर्थिक नियोजन प्रारंभ किया गया था। चलिए अब पढ़ते हैं, वापस अपने आते हैं। उदय सागर झील कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है उदय सागर झील। उदय सागर झील कहां पर है? उदयपुर में। भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था? भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था? 1944 ईस्वी में खोला था नियोजन एवं विकास विभाग। चलिए, किन जिलों के समूह में अधिकतम वन क्षेत्र पाए जाते हैं, यानी ज्यादा वन कहां पर पाए जाते हैं? 12 उदयपुर चित्तौड़गढ़ में ज्यादा वन पाए जाते हैं। 12 में उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। किसकी? खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई दूसरी पंचवर्षीय योजना में। 5वें पंचवर्षीय योजना का अधिगम पत्र किसने तैयार किया? तो अधिगम कर देते हैं इसको थोड़ा सा। अधिगम पत्र किसने तैयार किया था? तो अधिगम पत्र तैयार किया था डीपी धर ने। डीपी धर ने तैयार किया था अधिगम पत्र। चलिए, भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? तो इकहरी नागरिकता प्रदान की गई है भारतीय नागरिकों को। कितने प्रकार की नागरिकता? इकहरी नागरिकता। 42वें संविधान संशोधन के बाद अब राज्य सूची में कितने प्रकार के विषय रह गए हैं? 42वें संविधान संशोधन के बाद अब राज्य सूची में कितने प्रकार के विषय रह गए हैं? 62 विषय रह गए हैं। तो राज्य सूची में कितने विषय रह गए हैं? 62 विषय रह गए हैं 42वें संशोधन के बाद। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है? भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1861 में दिया गया था ये, यानी अंग्रेजों के जमाने में। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, अंग्रेजों के जमाने में। केंद्रीय कार्यकारिणी में संचालित पहले भारतीय विधि सदस्य कौन थे? केंद्रीय कार्यकारिणी में संचालित पहले भारतीय विधि सदस्य कौन थे? तेज बहादुर स्प्रू थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर V.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? J.B. कृपलानी संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? जयसमंद झील है। देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। सॉरी। चलिए नेक्स्ट। राज्य में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना विद्यमान है? 0.06 हेक्टर। ठीक है। भारत में अवशेष विषय के संबंध में कानून निर्माण की शक्ति किसको प्रदान की गई है? भारत में
अवशेष विषय के संबंध में कानून निर्माण की शक्ति किसको प्रदान की गई है? संघीय व्यवस्थापिका को प्रदान की गई है। भारत में अवशेष विषय के संबंध में कानून निर्माण की शक्ति संघीय व्यवस्थापिका को प्रदान की गई है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 3 में किया गया है। मूल अधिकारों का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग 3 में। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? 7 प्रकार के। ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? संसद को प्रदान की गई है भारतीय मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? 19 फर्स्ट क में। ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है। निगम कर किसके अधिकार क्षेत्र में है? संघ के अधिकार क्षेत्र में निगम कर। जैसमंद झील से कौन सी 2 नहरें निकाली गई? श्यामपुर और वह भाट नहरें निकाली गई जैसमंद झील से, श्यामपुर और भाट। कपिल मुनि की तपोभूमि किस झील के किनारे स्थित है? कोलायत झील के किनारे। कपिल मुनि की तपोभूमि किस झील के किनारे स्थित है? कोलायत झील के किनारे। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? तो ये थोड़ा सा कर देते हैं। इस जोड़बीड़। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट। किस साल में बाड़मेर के कवा स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी? 2006 में। याद है क्या? बहुत पुरानी बात है। कई सालों पहले बाड़मेर में बाढ़ आई थी कवा स्थान पर, और 2006 में। धामण। चलिए इसको भी कर देते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसको थोड़ा सा। धामण, करड़ एवं अंजन क्या है? धामण, करड़ एवं अंजन क्या है? तो ये राजस्थान में घास की किस्में हैं। घास की किस्में हैं। ठीक है ना। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? शैलोद्भिद पादप कहलाते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? शैलोद्भिद पादप कहलाते हैं। रेगिस्तान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है? रेगिस्तान का सागवान रोइडा कहलाता है। रेगिस्तान का सागवान रोइडा। देखा है ना। कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य किस स्थान पर है? कनक सागर दुगारी बूंदी में स्थित है। कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य याद रखना जी। कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य दुगारी बूंदी में स्थित है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया गया? वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। किस वर्ष में ग्रामीण वन योजना की शुरुआत की गई थी? यानी कौन सा साल था जब ग्रामीण वन योजना की शुरुआत की गई? 1981 में शुरुआत की गई थी ग्रामीण वन योजना की शुरुआत। 4 सींग वाले हिरण की प्रजाति जो केवल भारत में पाई जाती है। 4 सींगों वाले हिरण की प्रजाति जो केवल भारत में पाई जाती है, चौसिंगा। पश्चिमी राजस्थान में कुर्जा नाम किससे संबंधित है? भ्रमणशील पक्षियों से संबंधित है। पश्चिमी राजस्थान में कुर्जा नाम किससे संबंधित है? भ्रमणशील पक्षी जो दूसरे देशों से प्रवास करने के लिए आते हैं वो कुर्जा के रूप में जाने जाते हैं। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में उड़न गिलहरियां देखने को मिलती है? उड़ने वाली गिलहरियां। सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरियां देखने को मिलती हैं। मेजा जलाशय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में है मेजा जलाशय।
जलाशय राजस्थान के भीलवाड़ा में। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ है? कुबड़ी नहीं, कुब्बड़ पट्टी, इसको कुब्बड़ कह देते हैं। कुब्बड़ पट्टी कहां पर स्थित है? तो नागौर अजमेर की जगह में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? लिफ्ट नहरों की संख्या अब बढ़ गई है दोस्तों, और 7 के बजाय अब कितनी हो गई? 9 हो गई है। 7 के बजाय कितनी होगी? तो कर देते हैं 9, और ये कितनी हो गई? 9। ठीक है जी। चलिए, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना। नर्मदा नदी के जल में राजस्थान का कितना हिस्सा है? 0.50 मिलियन एकड़ फीट, यानी 0.50 मिलियन एकड़ फीट हिस्सा है। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? कोठारी नदी पर मेजा बांध का निर्माण हुआ है। कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर। राजस्थान की सबसे मशहूर जावर खान किस जिले में है? जावर की खान उदयपुर में है, जावर की खान। ठीक है ना। राजस्थान के नागौर जिले में मकराना में मिलने वाला संगमरमर किस प्रकार का होता है? कि राजस्थान के नागौर जिले में मकराना में मिलने वाला संगमरमर किस प्रकार का होता है? कैल्साइटिक प्रकार का, कैल्साइटिक प्रकार का संगमरमर है। अन्नपूर्णा रसोई के दूसरे चरण की शुरुआत कब की गई थी? अन्नपूर्णा रसोई के दूसरे चरण की शुरुआत 16 अक्टूबर 2017 को की गई थी। अन्नपूर्णा रसोई के दूसरे चरण की शुरुआत। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ कब किया गया? यानी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ कब किया गया? 28 मार्च 2017 को बांसवाड़ा से। 28 मार्च 2017 को बांसवाड़ा से प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है उसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, 28 मार्च 2017। पचबदरा बाड़मेर में तेल रिफाइनरी का शिलान्यास कब किया गया था? 16 जनवरी 2018 को। बहुत पुराना प्रश्न है दोस्तों। 16 जनवरी 2018 को पचबदरा बाड़मेर में तेल रिफाइनरी का शिलान्यास किया गया था। याद है क्या? 18, और अब चल रहा है कौन सा? 22, और 22 भी लगभग बीतने वाला है। तो चलिए, राजस्थान के 7वां एयरपोर्ट किशनगढ़ का शुभारंभ कब किया गया? राजस्थान का 7वां एयरपोर्ट, और उसका नाम क्या है? किशनगढ़। 4 अक्टूबर 2017 को किया गया था शुभारंभ, राजस्थान के 7वें एयरपोर्ट किशनगढ़ का शुभारंभ। चलिए, राजस्थान में अन्नपूर्णा दूध योजना आरंभ कब किया गया? अन्नपूर्णा दूध योजना आरंभ की गई थी ना 2 जुलाई 2018 को। अन्नपूर्णा दूध योजना आरंभ की गई थी। पुराने जी के प्रश्न भी बहुत उठाकर पूछते हैं दोस्तों। ठीक है ना। मई 2017 को ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट कहां पर संपन्न हुआ? कोटा में हुआ था। ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट कोटा में संपन्न हुआ था 2017 में। ठीक है। अब भगवान परशुराम पनोरमा का शिलान्यास कब किया गया? भगवान परशुराम पनोरमा का शिलान्यास कब किया गया? 18 अप्रैल 2018 को कपासन चित्तौड़ में किया गया था। तो 18 अप्रैल 2018 को कपासन चित्तौड़गढ़ में भगवान परशुराम पनोरमा का शिलान्यास किया गया था। प्रदेश का पहला ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन कौन सा है? गांधीनगर जयपुर, यानी पूरा महिलाओं का। प्रदेश का 11वां लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर घोषित किया गया? प्रदेश का 11वां लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर घोषित किया गया? पाली जिले में जून 2018 में। पाली जिले में जून 2018 में 11वां लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व
घोषित किया गया। राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना का शुभारंभ झुंझुनू से 8 मार्च 2018 को। पोषण मिशन योजना है ना, उसका शुभारंभ झुंझुनू से 8 मार्च 2018 को शुरुआत की गई थी। पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना की शुरुआत कहां से हुई, तो झुंझुनू से। चलिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ कहां से किया गया? 8 मार्च 2018 झुंझुनू से किया गया था। बेटी पढ़ाओ अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ कहां से किया गया? 8 मार्च 2018 झुंझुनू से। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर बनाया जाने का प्रस्ताव रखा गया था? बड़लाबाब क्षेत्र जोधपुर में। ठीक है। राजस्थान के दूसरे सैनिक स्कूल का आरंभ कहां पर किया गया? अप्रैल 2018 झुंझुनू में दूसरा सैनिक स्कूल। राजस्थान का दूसरा सैनिक स्कूल कौन सा है? झुंझुनू का स्कूल, और अप्रैल 2018 में आरंभ करने। अन्नपूर्णा रसोई योजना का शुभारंभ कब किया गया? 15 दिसंबर 2016 को। ठीक है ना, याद कर लेना। दूसरा चरण दोबारा चालू किया है। भामाशाह योजना का प्रारंभ कब हुआ? 2008 में। और यह प्रश्न न जाने कितनी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 8 में चालू हुआ था इसका प्रारंभ, और इसमें कई बार परिवर्तन भी हुए, लेकिन मूल रूप में इसका प्रारंभ 8 में हुआ था। चलिए, पटुओं की हवेली कहां पर स्थित है? पटुओं की हवेली, पटुओं की हवेली कहां पर स्थित है? जैसलमेर में है। पटुओं की हवेली कहां पर? जैसलमेर में। नथमल की हवेली कहां पर है? ये भी जैसलमेर में। नथमल की हवेली कहां पर है? जैसलमेर में। सालिम सिंह की हवेली कहां पर है? सालिम सिंह की हवेली कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। तो पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली कहां पर है? जैसलमेर में। पुष्य हवेली कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है पुष्य हवेली। तो पुष्य हवेली कहां पर है? जोधपुर में स्थित है। पोकरण की हवेली कहां पर स्थित है? पोकरण की हवेली तो भाई जोधपुर में स्थित है। ये देखिए अब मजे की बात, पोकरण की हवेली है, नाम पोकरण है, और हवेली कहां पर है? जोधपुर में। ध्यान रखना। सुनहरी कोठी हवेली कहां की प्रसिद्ध है? सुनहरी कोठी हवेली टोंक की प्रसिद्ध है। सुनहरी कोठी हवेली टोंक की। ईश्वरदास मोदी की हवेली कहां की प्रसिद्ध है? झुंझुनू में। ईश्वरदास मोदी की हवेली कहां है? झुंझुनू में है। चलिए, पाल हवेली कहां पर है स्थित है? जोधपुर में स्थित है पाल हवेली। कहां पर है? जोधपुर में। बच्छावतों की हवेली कहां पर स्थित है? बच्छावतों की हवेली, बच्छावतों की हवेली बीकानेर में है। बच्छावतों की हवेली। भक्तों की हवेली कहां पर स्थित है? झुंझुनू में स्थित है भक्तों की हवेली, झुंझुनू में। सुराणों की हवेली कहां पर स्थित है? चूरू जिले में स्थित है सुराणों की हवेली। राखी हवेली कहां पर स्थित है? राखी हवेली जोधपुर जिले में स्थित है। राखी हवेली कहां पर है? जोधपुर जिले में। 25 हवेली कहां पर स्थित है? 25 हवेली, 25 हवेली कहां पर स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है 25 हवेली। कहां पर? जोधपुर जिले में। सोने चांदी की हवेली कहां पर स्थित है? झुंझुनू जिले में स्थित है सोने चांदी की हवेली। रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली। 84 खम्भों की छतरी कहां पर स्थित है? बूंदी में स्थित है 84 खम्भों की छतरी। कहां पर? बूंदी में। अगला प्रश्न अपना है, मंडोर की छतरियां कहां पर है? जोधपुर में है मंडोर की छतरियां। मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? मूसी महारानी की छतरी अलवर में है। मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? अलवर में। और ब्राह्मण देवता की छतरी कहां पर स्थित है? मंडोर जोधपुर में स्थित है ब्राह्मण देवता की छतरी। गोराधाय की छतरी कहां पर स्थित है? गोराधाय की छतरी जोधपुर में स्थित है। गोराधाय की छतरी कहां पर है? जोधपुर में। टैला की छतरियां कहां पर स्थित है? अलवर में है टैला की छतरियां। टैला की छतरियां कहां पर है? अलवर में। भटियानी रानी की छतरी कहां पर स्थित है?
भटियानी रानी की छतरी। मंडोर जोधपुर में है भटियानी रानी की छतरी। बांडोली की छतरियां कहां पर स्थित है? चावंड के पास बांडोली उदयपुर में स्थित है बांडोली की छतरियां। चावंड के पास बांडोली उदयपुर में बांडोली की छतरियां हैं। गैटोर की छतरियां कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है गैटोर की छतरियां। कहां पर? जयपुर में। देवकुंड की छतरियां कहां पर स्थित है? देवकुंड की बीकानेर में स्थित है देवकुंड की छतरियां। संत रैदास की छतरी कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है संत रैदास की छतरी। बड़ा बाग की छतरियां कहां पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है बड़ा बाग की छतरियां। चलिए, आहड़ की छतरियां कहां पर स्थित है? आहड़ गांव में आहड़ की छतरियां स्थित है। कागा की छतरियां कहां पर स्थित है? कागा की छतरियां जोधपुर से 5 किमी दूर पर ये कागा की छतरियां हैं। महासतियां कहां की छतरियों को कहा जाता है? आहड़ की छतरियों को महासतियां कहा जाता है। अगला है केसरबाग की छतरी कहां पर स्थित है? केसरबाग की छतरी बूंदी में स्थित है केसरबाग की छतरी। मामा बांजा की छतरी कहां पर स्थित है? मामा बांजा की छतरी कहां पर स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग के पास जोधपुर में स्थित है मामा बांजा की छतरी। बाबा रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम बाबा बालनाथ जी था। बाबा रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। बाबा रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रिखिया कहा जाता है। राजस्थान के एकमात्र चलिए, कौन से लोक देवता थे जो कवि भी थे? बाबा रामदेव जी। तो राजस्थान के एकमात्र कौन से लोक देवता थे जो कवि भी थे? बाबा रामदेव जी थे जो कवि भी थे। चलिए, बाबा रामदेव जी का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो प्रमुख स्थल है रामदेवरा, गांव रूनीचा, तहसील पोखरण, जिला जैसलमेर। तो बाबा रामदेव जी का प्रमुख स्थल कौन सा है? रामदेवरा, गांव रूनीचा है, तहसील पोखरण और जिला जैसलमेर। बाबा रामदेव जी का जन्म किस वंश में हुआ? तंवर वंश में हुआ था बाबा रामदेव जी का जन्म, तंवर वंश में। बाबा रामदेव जी का मेला कब से कब तक लगता है? भाद्र शुक्ल दूज से भाद्र शुक्ल एकादशी तक। तो भाद्र शुक्ल एकादशी तक बाबा रामदेव जी का मेला लगता है। तो बाबा रामदेव जी का मेला कब से कब तक लगता है? भाद्र शुक्ल दूज से भाद्र शुक्ल एकादशी तक बाबा रामदेव जी का मेला लगता है। ठीक है जी। अगला है रामदेव जी की रचना किस नाम से जानी जाती है? कौन से नाम से जानी जाती है? 24 वाणियां नाम से जानी जाती है रामदेव जी की रचना 24 वाणियां नाम से। रामदेव जी ने किस पंथ की स्थापना की? कामड़ पंथ की स्थापना की थी रामदेव जी ने, कामड़ पंथ की। छोटा रामदेवरा कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है छोटा रामदेवरा। रामदेव जी की लोक कथा के रूप में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? ब्याहले कहलाते हैं। रामदेव जी के लोक कथा के रूप में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? ब्याहले। रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था? उड़ू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। उड़ू काश्मीर बाड़मेर में। अगला है रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह क्या कहलाते हैं जिनकी पूजा होती है? तो थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं। क्या कहलाते हैं जिनकी पूजा होती है? तो ये कहलाते हैं पगले। पगले कहलाते हैं। प्रतीक चिन्ह क्या कहलाते हैं? पगले कहलाते हैं जिनकी पूजा होती है। तो रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह क्या कहलाते हैं जिनकी पूजा होती है? पगले। चलिए, रामदेव जी की फड़का वाचन कौन लोग करते हैं? रामदेव जी की फड़का वाचन कौन लोग करते हैं? कामड़ पंथ के लोग तथा मेघवाल जाति के लोग करते हैं। ठीक है। बाबा रामदेव जी का जन्म कब हुआ? भाद्र शुक्ल दूज को विक्रम संवत 1409 को। बाबा रामदेव जी का जन्म भाद्र शुक्ल दूज को और विक्रम संवत 1409 में हुआ था। अगला प्रश्न है बाबा रामदेव जी के पिताजी का क्या नाम था? अजमल जी तंवर था बाबा रामदेव जी के पिताजी का नाम।
बाबा रामदेव जी की माता जी का क्या नाम था? मैना दे था बाबा रामदेव जी की माता का नाम। बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली? विक्रम संवत 1442 में 33 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। बाबा रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण क्या होता है? 13 ताली नृत्य होता है। बाबा रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण 13 ताली नृत्य। रामदेव जी का विवाह किसके साथ हुआ था? अमरकोट के सोडा दल्ले सिंह की सुपुत्री नेतल दे के साथ हुआ था। तो बाबा रामदेव जी का विवाह है अमरकोट के सोडा दल्ले सिंह की सुपुत्री नेतल दे के साथ हुआ था। नेतल दे के साथ हुआ था। बाबा रामदेव जी की ध्वजा क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। तो बाबा रामदेव जी की जो ध्वजा वो क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। बाबा रामदेव जी ने जन जागृति के लिए कौन सा अभियान चलाया? जम्मा जागरण चलाया था। बाबा रामदेव जी ने जन जागृति के लिए जम्मा जागरण चलाया था। नेजा किस रंग की होती है? सफेद या 5 रंगों की होती है? या तो सफेद या 5 रंगों की। रामदेव जी के नाम पर जो जागरण भी किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? यानी बाबा रामदेव जी के नाम पर जो जागरण किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? जम्मा जागरण कहते हैं। जम्मा जागरण। बाबा रामदेव जी ने किसको अपनी बहन बनाया था? बाबा रामदेव जी ने किसको अपनी बहन बनाया था? मेघवाल जाति की लड़की डालीबाई को अपनी बहन बनाया था। डालीबाई को। बाबा रामदेव जी के भक्त उनको क्या चढ़ाते हैं? बाबा रामदेव जी के भक्त उनको क्या चढ़ाते हैं? कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं। बाबा रामदेव जी किसके अवतार माने जाते हैं? श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं बाबा रामदेव जी, श्री कृष्ण के अवतार। बाबा रामदेव जी ने अपनी योग साधना के बल पर किस तांत्रिक का वध किया? किस तांत्रिक का वध किया था? तो भैरव तांत्रिक का वध किया था। तो योग साधना के बल पर किस तांत्रिक का वध किया था? तो भैरव तांत्रिक का उन्होंने क्या किया था? वध किया था। बाबा रामदेव ने अपनी योग साधना के बल पर किस तांत्रिक का वध किया? भैरव का। ठीक है जी, चलिए आगे। 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? सॉरी, 13 ताली नृत्य कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो 13 ताली नृत्य वो कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बाबा रामदेव जी का वाहन क्या था? नीला घोड़ा, और इनको नीले घोड़ेरा सवार भी कहा जाता है। बाबा रामदेव जी का वाहन नीला घोड़ा था और इनको नीले घोड़ेरा सवार भी कहा जाता है। रामदेव जी के दर्शन करने वाले यात्रियों को क्या कहा जाता है? जात्रू कहा जाता है। रामदेव जी के दर्शन करने वाले यात्रियों को क्या कहा जाता है? जात्रू कहा जाता है। रामदेव जी की समाधि स्थल कहां पर स्थित है? तो समाधि स्थल कहां पर स्थित है? एक मिनट। रामदेवरा जैसलमेर में स्थित है। रामदेव जी का समाधि स्थल कहां पर है? रामदेवरा जैसलमेर में रामदेव जी का समाधि स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवताओं में सबसे लंबे गीत किस लोक देवता के हैं? लोक देवताओं में सबसे लंबे गीत किस लोक देवता के हैं? बाबा रामदेव जी के हैं सबसे लंबे गीत। तो लोक देवताओं में सबसे लंबे गीत किसके हैं? बाबा रामदेव जी के हैं। बाबा रामदेव जी को मुस्लिम लोग किस नाम से पुकारते हैं? बाबा रामदेव जी को मुस्लिम लोग किस नाम से पुकारते हैं? किस नाम से पुकारते हैं? रामसा पीर के नाम से पुकारते हैं। अगला है, बाबा रामदेव जी के चमत्कारों को क्या नाम दिया जाता है? बाबा रामदेव जी के चमत्कारों को क्या नाम दिया जाता है? तो पर्चा नाम दिया जाता है। बाबा रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा नाम दिया जाता है। डालीबाई का मंदिर कहां पर स्थित है? रामदेव जी की बहन थी और इनका मंदिर है राम सरोवर की पाल के पास डालीबाई का मंदिर है। राम सरोवर की पाल है उसके पास डालीबाई का मंदिर है।
डाली बाई ने कब समाधि ली थी? डाली बाई ने कब समाधि ली थी? बाबा रामदेव जी के समाधि लेने से एक दिन पहले समाधि ली थी। ठीक है। रामदेव जी के भाई का क्या नाम था? बीरमदेव। रामदेव जी के भाई का नाम था बीरमदेव। बीरमदेव को किसका अवतार माना जाता है? बलराम का अवतार माना जाता है। बीरमदेव को किसका अवतार माना जाता है? बलराम का। सगुना बाई का विवाह किसके साथ हुआ था? सगुना बाई का विवाह पुंगलगढ़ के परिहार राव विजय सिंह के साथ। तो यहां भी थोड़ा सा कर देता हूं। पुंगलगढ़ के परिहार राव विजय सिंह के साथ हुआ था सगुनाबाई का विवाह। ठीक है। सुगुनाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? पुंगलगढ़ के परिहार राव विजय सिंह के साथ। करणी माता का पवित्र स्थान कहां पर है? करणी माता का पवित्र स्थान कहां पर है? देशनोक बीकानेर में। देशनोक बीकानेर में चूह की देवी के नाम से प्रसिद्ध है। बाबूजी का जन्म स्थान कौन सा है? बाबूजी का जन्म कहां पर हुआ था? तो कोलू गांव में हुआ था। कोलू गांव में। तहसील को हटा देते हैं। चलिए तहसील आ गया तो इसको तो बाबूजी का जन्म कहां पर हुआ? कोलू गांव में। चलिए गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ? गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ? गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू नामक स्थान पर गोगा जी का जन्म हुआ था। कहां पर? ददरेवा चूरू। बाबूजी किस वंश से संबंधित थे? बाबूजी तो राठौड़ वंश से संबंधित थे। बाबूजी राठौड़ वंश से संबंधित थे। बाबा रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ? बाबा रामदेव जी का जन्म तो बाड़मेर की शिव तहसील के उडू काश्मीर में गांव में बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। आपने पढ़ा। बाबूजी किसकी रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? यानी किसकी रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? बाबूजी राठौड़। देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए बाबूजी राठौड़ वीरगति को प्राप्त हुए थे। गोगा जी ने किस से युद्ध किया था? मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था गोगा जी ने किससे युद्ध किया था? मोहम्मद गजनवी से। रेबारी जाति के आराध्य देव किसे माना जाता है? रेबारी जाति का आराध्य देव किसे माना जाता है? बाबूजी को माना जाता है। रेबारी जाति का आराध्य देव बाबूजी को माना जाता है। बाबा रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? गुरु बालीनाथ था। ठीक है। बाबूजी के पावड़े कौन सी जाति गाती है? बाबूजी के पावड़े कौन सी जाति के लोग गाते हैं? तो रेबारी जाति के लोग गाते हैं बाबूजी के पावड़े। सांपों के देवता के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध हैं? गोगा जी प्रसिद्ध है। सांपों के देवता के रूप में गोगा जी प्रसिद्ध हैं। बाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? केसर काल में था बाबूजी की घोड़ी का नाम, केसर काल में। बाबा रामदेव जी का विवाह किसके साथ हुआ था? नेतल दे के साथ हुआ था बाबा रामदेव जी का विवाह। बाबूजी का प्रतिवर्ष मेला कहां पर बढ़ता है? तो बाबूजी का प्रतिवर्ष मेला कहां पर बढ़ता है? फलौदी तहसील के कोलू गांव में। तो वो तहसील कौन सी थी? फलौदी थी। ठीक है। फलौदी तहसील के कोलू गांव में। जार पीर किसको कहा जाता है? जार पीर किसको कहा जाता है? गोगा जी को कहा जाता है जार पीर। ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ऊंटों के देवता के रूप में बाबूजी को पूजा जाता है। ऊंटों के देवता के रूप में किसको पूजा जाता है? बाबूजी को। बाबा रामदेव जी का मेला कब लगता है? रूनीचा में भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को लगता है बाबा रामदेव जी का मेला। बाबूजी के फड़का पाठ कौन करते हैं? बाबूजी के भोपे बाबूजी के फड़का पाठ करते हैं। गोगा जी के ओल्डी किसे कहा जाता है? गोगा जी के ओल्डी किसे कहा जाता है? जालौर में गोगा जी के मंदिर को कहा जाता है। जालौर में गोगा जी के मंदिर को गोगा जी की ओल्डी कहते हैं।
पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है पाबू जी को। रामसा पीर किस लोक देवता को कहा जाता है? रामसा पीर बाबा रामदेव जी को कहा जाता है रामसा पीर। पाबू जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह भाला लिए अश्वारोही है। तो प्रतीक चिन्ह क्या है? भाला लिए अश्वारोही है। प्रतीक चिन्ह क्या है? भाला लिए अश्वारोही पाबू जी का प्रतीक चिन्ह है। गोगामेडी कहां पर स्थित है? गोगामेडी कहां पर स्थित है? तो गोगामेडी नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। गोगामेडी कहां पर? नौहर हनुमानगढ़ में। बाबा रामदेव जी के भक्त कौन सा नृत्य करते हैं? 13 ताली नृत्य करते हैं बाबा रामदेव जी को। प्रतिवर्ष गोगा जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला लगता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला लगता है। हर गांव गांव में लगता है ये मेला। करौली की यदुवंशी राजकुल की कुलदेवी का नाम बताइए। करौली की यदुवंशी राजकुल की कुलदेवी का नाम कैला देवी है। करौली की यदुवंशी राजकुल की कुलदेवी का नाम कैला देवी है। बाबा रामदेव जी का ने कौन सा पंथ प्रारंभ किया था? कांवड़िया पथ प्रारंभ किया था। प्रश्न ऊपर भी आ चुका है। झुंझार जी का जन्म कहां पर हुआ? झुंझार जी का जन्म सीकर के शालोदड़ा गांव में हुआ था। शालोदड़ा गांव में झुंझार जी का जन्म हुआ था। झुंझार जी का मेला कहां पर लगता है? शालोदड़ा गांव में झुंझार जी का मेला लगता है। ठीक है जी। झुंझार जी का थान कहां पर होता है? खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है झुंझार जी का थान। कहां पर? खेजड़ी के पेड़ के नीचे। गोगा जी के पूजा स्थल किस वृक्ष के नीचे होते हैं? गोगा जी के पूजा स्थल किस वृक्ष के नीचे होते हैं? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी का जो पूजा स्थल है वो होता है। बाबा रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? बाबा रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। बाबा रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा। लकड़ी के कलात्मक तोरण से किस लोक देवता की पूजा होती है? लकड़ी के कलात्मक तोरण से किस लोक देवता की पूजा होती है? बाबा मामा देव की पूजा होती है। सॉरी, मामा देव की पूजा है वो लकड़ी के कलात्मक तोरण से होती है। मामा देव किसके लोक देवता माने जाते हैं? बरसात के लोक देवता माने जाते हैं। तो मामा देव है बरसात के लोक देवता माने जाते हैं। शीशमेड़ी और धुरमेड़ी कहां पर स्थित है? शीशमेड़ी और धुरमेड़ी। शीशमेड़ी ददरियावा चूरू में और धुरमेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में। शीशमेड़ी ददरियावा चूरू में और धुरमेड़ी है वो कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? नौहर हनुमानगढ़ में है धुरमेड़ी। बाबा हरिराम जी किसके देवता माने जाते हैं? बाबा हरिराम जी। तो बाबा हरिराम जी सांपू के देवता माने जाते हैं। ठीक है जी। अगला है, बाबा रामदेव जी की ध्वजा कितने रंग की होती है? 5 रंगों की होती है। बाबा हरिराम जी का मंदिर कहां पर बना हुआ है? जोरडा गांव में बना हुआ बाबा हरिराम जी का मंदिर। रानी दादीसा का मूल नाम क्या था? रानी दादीसा का मूल नाम क्या था? नारायणी बाई था। अकाल पीड़ितों के लिए कंदमूल उत्पन्न करने वाली देवी का नाम बताइए। शाकंभरी देवी। अकाल पीड़ितों के लिए कंदमूल उत्पन्न करने वाली देवी का नाम क्या है? शाकंभरी देवी। नारायणी माता का मंदिर कहां पर है? अलवर जिले की राजगढ़ तहसील में है नारायणी माता का मंदिर। अलवर जिले की राजगढ़ तहसील में। नारायणी माता किस जाति के लोगों की कुलदेवी मानी जाती है? नारायणी माता किस जाति के लोगों की कुलदेवी मानी जाती है? तो ये नाई जाति के लोगों की कुलदेवी मानी जाती है नारायणी माता। ठीक है, चलिए। स्वांग्या माता का प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है स्वांग्या माता का प्रमुख पीठ, जैसलमेर में। सगुन चिड़ी किस माता का प्रतीक है? सगुन चिड़ी स्वांग्या माता का प्रतीक है। सगुन चिड़ी स्वांग्या माता का। चू की देवी के रूप में विख्यात कौन सी माता है? चू की देवी के रूप में विख्यात कौन सी माता है? करणी माता है चू की देवी के रूप में विख्यात।
चारण जाति की कुल देवी का नाम बताइए। करणी माता है वो चारण जाति की कुल देवी है। जीण माता का मंदिर कहां पर स्थित है? जीण माता का मंदिर सीकर जिले के रेवासा गांव स्थित, रेवासा गांव के पास में हर्ष की पहाड़ी पर स्थित है। सीकर जिले के रेवासा गांव के पास में हर्ष की पहाड़ी पर स्थित है जीण माता का मंदिर। चौहान वंश की कुलदेवी का नाम बताइए। जीण माता है चौहान वंश की कुलदेवी। करणी माता के मंदिर के सफेद चूंग को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। तो करणी माता के मंदिर के सफेद चूंग को क्या कहा जाता है? काबा। किस माता की तांती बांधने से बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है? बरली माता की तांती बांधने से बीमार व्यक्ति भी क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। अगला है, सफेद संगमरमर कहां पर मिलता है? सफेद संगमरमर नागौर राजस्थान में। नागौर जिले का प्रसिद्ध गुसाई मंदिर कहां पर स्थित है? जुंजाल में स्थित है। नागौर जिले का प्रसिद्ध गुसाई मंदिर कहां पर स्थित है? जुंजाल में। नागौर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? पशु मेलों के लिए प्रसिद्ध है। नागौर जिले में रामसनेही संप्रदाय की पीठ कहां पर स्थित है? मेड़ता सिटी में रामसनेही संप्रदाय की पीठ स्थित है। बड़े पीर की दरगाह कहां पर स्थित है? नागौर में स्थित है बड़े पीर की दरगाह। बलदेव पशु मेला कहां पर लगता है? नागौर जिले में लगता है बलदेव पशु मेला। नागौर जिले का कौन सा स्थान खुशबू वाली मेथी के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान, नागौर जिले का कौन सा स्थान खुशबू वाली मेथी के नाम से प्रसिद्ध है? जसनगर। तेजाजी पशु मेला कहां पर लगता है? नागौर जिले में। तेजाजी पशु मेला कहां पर लगता है? नागौर जिले में। नागौर जिले में फूल बावड़ी कहां पर स्थित है? छोटी खाटू में फूल बावड़ी स्थित है। नागौर जिले में छोटी खाटू है और वहां पर फूल बावड़ी स्थित है। चार भुजनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? नागौर जिले में स्थित है चार भुजनाथ मंदिर। कहां पर? नागौर जिले में। सरकी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? सरकी माता का मंदिर, सरकी माता का मंदिर डीडवाना झील के पास है सरकी माता का मंदिर। विश्व प्रसिद्ध टंगस्टन की खान कहां पर स्थित है? नागौर जिले में स्थित है विश्व प्रसिद्ध टंगस्टन की खान। नागौर जिले में नाथों की छतरियां कहां पर स्थित है? बड़ली में नाथों की छतरियां स्थित हैं। नागौर जिले में बड़ली गांव है वहां पर नाथों की छतरियां हैं। तेजाजी का जन्म स्थान कहां पर स्थित है? नागौर जिले में खरनाल। तेजाजी का जन्म स्थान खरनाल कहां पर स्थित है? तो नागौर जिले में है। नागौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सामंत केमास ने करवाया था। केमास ने नागौर दुर्ग का निर्माण करवाया था, सामंत केमास ने। अमर सिंह राठौर की 16 खंभों वाली छतरी कहां पर बनी हुई है? अमर सिंह राठौर की 16 खंभों वाली छतरी कहां पर बनी हुई है? नागौर जिले में बनी हुई है अमर सिंह राठौर की 16 खंभों वाली छतरी। चलिए, नागौर जिले का मकराना गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। भक्त शिरोमणि मीराबाई का भव्य मंदिर कहां पर स्थित है? भक्त शिरोमणि मीराबाई का मंदिर कहां पर स्थित है? मेड़ता सिटी में स्थित है। नागौर मेड़ता स्थित। दधी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? दधी माता का मंदिर गोठ मांगलोद में दधी माता का मंदिर स्थित है, गोठ मांगलोद में। संत हमीदुद्दीन की दरगाह कहां पर स्थित है? नागौर जिले में स्थित है, संत हमीदुद्दीन की दरगाह है। श्री राम पशु मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? किस रिया नागौर जिले में, किस रिया नागौर जिले में श्री राम पशु मेला आयोजित किया जाता है? केसरिया। पंचायती राज का उद्घाटन सर्वप्रथम कहां पर किया गया? नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। पंचायती राज का सर्वप्रथम उद्घाटन नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को। प्रथम रेल बस सेवा शुरू की गई मेड़ता सिटी नागौर में। ब्राह्मणी माता का प्राचीन मंदिर किस जिले में स्थित है? ब्राह्मणी माता का प्राचीन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो नागौर जिले में स्थित है ब्राह्मणी माता का प्राचीन मंदिर। रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक दरियाव जी का जन्म स्थान कहां पर हुआ?
तो रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक दरियाव जी का जन्म कहां पर हुआ? कहां पर हुआ? रेण मेड़ता सिटी में, रेण मेड़ता सिटी में। तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, 2 बार आ गया। तो रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक दरियाव जी का जन्म कहां पर हुआ? तो रेण मेड़ता सिटी में। मालकोट किला कहां पर स्थित है? मालकोट किला, मालकोट का किला कहां पर है भाई? मालकोट का किला मेड़ता सिटी में स्थित है, मालकोट का किला। चलिए, बूंदी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव देवा के वंशज राव बर सिंह ने करवाया था। बूंदी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव देवा के वंशज राव बर सिंह ने बूंदी के दुर्ग का निर्माण करवाया था। बूंदी के दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया? 1354 में करवाया गया था बूंदी के दुर्ग का निर्माण, 1354 में। बूंदी का दुर्ग कहां पर स्थित है? बूंदी शहर के उत्तरी छोर की पहाड़ी पर स्थित है बूंदी का दुर्ग। बूंदी शहर के उत्तरी छोर की पहाड़ी पर बूंदी का दुर्ग स्थित है। छत्रसाल महल किस दुर्ग में है? बूंदी के दुर्ग में छत्रसाल महल स्थित है, बूंदी के दुर्ग में। चलिए, बहुत सी चीजें। यंत्रशाला, बादल महल, अनिरुद्ध महल की कौन सी कलाकृति दर्शनीय है? तो बादल महल, यंत्रशाला और अनिरुद्ध महल की कौन सी कलाकृति, भित्ति चित्र जो कलाकृति है वो क्या है? दर्शनीय है। ये कहां पर है? बूंदी के किले में है ये। ठीक है। बूंदी दुर्ग का दूसरा नाम क्या है? तारागढ़ दुर्ग भी है, और अजमेर वाले को गढ़ बीटली का कहते हैं, ध्यान रखना जी। अगला है, बूंदी के किले में कौन कौन से महल दर्शनीय हैं? छत्रसाल महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल, फूल महल, जीवन रखा महल, दीवान आमसिल है। तो छत्रसाल महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल, फूल महल, जीवन रखा महल, दीवान आमसिल खाना, नौबत खाना, दूधा महल। इन महलों में अत्यंत बारीकी एवं सुंदर भित्ति चित्र है। ठीक है। महाराज व उमेद सिंह के समय निर्मित चित्रशाला जिसको, महाराज उमेद सिंह के समय निर्मित चित्रशाला जिसको रंगविलास भी कहा जाता है। जो चित्रशाला थी उसका नाम क्या है? रंगविलास भी कहते हैं। बूंदी के किले में गर्भ गुंजन तोप किस बुर्ज पर रखी हुई थी? गर्भ गुंजन तोप भीम बुर्ज पर रखी हुई थी। गरज देखिएगा, भीम बुर्ज पर रखी हुई थी। गर्भ गुंजन तोप अपने विशाल आकार और मारक क्षमता से शत्रुओं के छक्के छुड़ाने का कार्य करती थी। जब ये तोप चलते थे तब इसकी भयावह गर्जना से उदर में झंकार हो जाती थी, उदर में यानी पेट में झंकार हो जाती थी, इसलिए इसका नाम गर्भ गुंजन रखा गया। इसीलिए इसका नाम गर्भ गुंजन रखा गया। 16वीं सदी में तोप कई मर्तबा गूंजी थी। ठीक है। बूंदी के किले के प्रमुख प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं? हाथीपोल, गणेश पोल और हजारी पोल। ठीक है। बूंदी का किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? बूंदी का किला नाग पहाड़ी पर बना हुआ है। बूंदी का किला कौन सी पहाड़ी पर? नाग पहाड़ी पर। बूंदी का किला किस प्रकार के दुर्ग की श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है बूंदी का किला, गिरि दुर्ग की श्रेणी में। बूंदी का किला कितनी ऊंची पहाड़ी पर स्थित है? बूंदी का किला 1426 फुट ऊंची नाग पहाड़ी पर स्थित है। बूंदी का किला 1426 फुट ऊंची नाग पहाड़ी पर स्थित है। बूंदी के किले का नाम तारागढ़ दुर्ग क्यों पड़ा? मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के कहने पर इस किले का दोबारा निर्माण किया था, इसलिए इसका नाम तारागढ़ दुर्ग पड़ा। तो मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के कहने पर इस किले का दोबारा निर्माण किया था, यानी दोबारा निर्माण किया था, इसलिए इसका नाम तारागढ़ दुर्ग। बूंदी के राजमहलों
को राजस्थान के सभी रजवाड़ों के प्रासादों, ये थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं मैं, सर्वश्रेष्ठ किसने बताया था? कर्नल टोड ने। तो कर्नल टोड ने बूंदी के राजमहलों को राजस्थान के सभी रजवाड़ों के राजप्रासादों में सर्वश्रेष्ठ बताया था। किसने? कर्नल टोड ने बताया था। टोड ने कहा था कि सबसे सर्वश्रेष्ठ राजप्रासाद है। बूंदी दुर्ग की प्राचीन का निर्माण किसने करवाया था? प्राचीर का निर्माण राव बुद्ध सिंह ने ही 1700 ईस्वी में करवाया था। बूंदी दुर्ग के प्राचीन का निर्माण राव बुद्ध सिंह ने ही 1700 ईस्वी में करवाया था। मिट्टी के बनाए गए तारागढ़ के दुर्ग की रक्षा करने के लिए किसने अपनी जान न्योछावर कर दी? मिट्टी से बनाए गए तारागढ़ दुर्ग की रक्षा करने के लिए किसने अपनी जान न्योछावर कर दी? तो देखिएगा, बूंदी के हाड़ा सरदार कुंभा ने मिट्टी के दुर्ग की रक्षा के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। चलिए, तारागढ़ दुर्ग की कौन सी विशेषता आधुनिक जल प्रबंधन अभियांत्रिकी को दर्शाती है? तारागढ़ दुर्ग की कौन सी विशेषता आधुनिक जल प्रबंधन अभियांत्रिकी को दर्शाती है? तालाबों का निर्माण, यानी उनमें जगह जगह तालाब निर्माण किए गए हैं और वो आज के युग की जो इंजीनियरिंग है उसको क्या करती है? दर्शाती है। चलिए अब देखते हैं अनवद्य वाद्य यंत्र। अनवद्य वाद्य यंत्र चंग, भपंग, मादल, नंगाड़ा और इकतारा, ये क्या है? अनवद्य वाद्य यंत्र है। चंग, भपंग, मादल, नंगाड़ा, इकतारा। और अगला है धनवाद्य यंत्र, मजीरा, खड़ताल और ताशा, ये तीनों क्या है? धनवाद्य यंत्र, घनवाद्य यंत्र है। और अब है तत्वाद्य यंत्र, सारंगी, तंदूरा, जंतर और रावणहत्था। सारंगी, तंदूरा, जंतर और रावणहत्था तत्वाद्य यंत्र हैं। और सुशीर वाद्य यंत्र, फूंक मारकर बजाए जाने वाले, अलगोजा, सेनाई, पुंगी और तुरई, ये क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र। तो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र अपने सामने हैं। इकतारा, ये प्राचीन वाद्य है। गोल तुम्बे को एक बांस में फंसा दिया जाता है। गोल तुम्बे को एक बांस में फंसा दिया जाता है। तुम्बे का ऊपरी हिस्सा काटकर उस पर चमड़ा मर दिया जाता है। उस पर क्या मर दिया जाता है? चमड़ा मर दिया जाता है। बांस में छेद कर उसमें खूंटी लगाकर उसमें एक तार कस दिया जाता है। एक तार क्या कर दिया? कस दिया जाता है। इस तार को अंगुली से बजाया जाता है। ये वाद्य यंत्र एक हाथ से ही बजाया जाता है। ये वाद्य यंत्र किससे बजाया जाता है? एक हाथ से ही बजाया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा इकतारा क्या होता है। ये प्राचीन वाद्य है। गोल तुम्बे को एक बांस में फंसा दिया जाता है और तुम्बे का ऊपरी हिस्सा काटकर उस पर चमड़ा मर दिया जाता है। बांस में छेद कर उसमें खूंटी लगाकर उसमें एक तार कस दिया जाता है। इस एक तार को एक अंगुली से बजाया जाता है। वाद्य यंत्र एक ही हाथ से बजाया जाता है और एक ही इसमें क्या होता है? तार। ठीक है ना। भपंग, ये वाद्य यंत्र कटे तुम्बे से बना होता है जिसके एक सिरे पर चमड़ा मड़ा होता है। चमड़े में एक छेद निकालकर उसमें जानवर की आंत का तार या प्लास्टिक की डोरी डालकर उसके सिरे पर लकड़ी का एक टुकड़ा बांध दिया जाता है। लकड़ी के सिरे पर एक टुकड़ा बांध दिया जाता है। वादक इस वाद्य को कांख में दबाकर एक हाथ से उस डोरी या तांत को खींच कर या ढीला छोड़कर उस पर दूसरे हाथ से
लकड़ी के दूसरे टुकड़े से प्रहार करता है। अलवर क्षेत्र में विशेषकर मेव लोगों में यह वाद्य यंत्र काफी प्रचलित है। तो कौन सा, देखिएगा एक बार पुनः देख लो, कौन सा वाद्य यंत्र है? भपंग है। यह वाद्य यंत्र कटे हुए तुंबे से बना होता है, जिसके एक सिरे पर चमड़ा मड़ा होता है। चमड़े में एक छेद निकालकर उसमें जानवर की आंत या तार या प्लास्टिक की डोरी डालकर उसके सिरे पर लकड़ी का एक टुकड़ा बांध दिया जाता है। वादक इस वाद्य को कांख में दबाकर एक हाथ से उस डोरी या तांत को खींचकर या ढीला छोड़कर उस पर दूसरे हाथ से लकड़ी के टुकड़े से प्रहार करता है। अलवर क्षेत्र में विशेषकर मेव लोगों में यह वाद्य काफी प्रचलित, कांख में दबार बजाया जाए। सारंगी, राजस्थान में सारंगी के विविध रूप दिखाई देते हैं। तो मीरासी, लंगा, जोगी, मांगणियार। तो मीरासी, जोगी, लंगा, मांगणियार कलाकार सारंगी के साथ ही गाते हैं। सारंगी सागवान, कैर तथा रोइडा की लकड़ी से बनाई जाती है। सारंगी सागवान, कैर या रोइडा की लकड़ी से बनाई जाती है। सारंगी के तार देखिए बकरे की आंत के और गज में बने घोड़े की पूंछ के बाल बंधे होते हैं। सारंगी की तरह ही कमायचा, सुरिंदा और चिंकारा वाद्य है। तो कमायचा भी ऐसा ही है, सुरिंदा भी ऐसा है और कमायचा। तंदुरा, इसमें 4 तार होने के कारण कहीं कहीं इसे चौतारा भी कहते हैं। यह पूरा लकड़ी का बना होता है। कामर जाति के लोग तंदुरा ही बजाते हैं। तो कामर जाति के लोग क्या बजाते हैं? तंदुरा। ये तानपुरे से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है। तानपुरे से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है। जंतर, ये वाद्य वीणा की तरह होता है। चलो वीणा करते हैं, इससे ईणा हो गया तो इसको वीणा कर देते हैं। यह वाद्य वीणा की तरह होता है। वादक इसको गले में डालकर खड़ा खड़ाई बजाता है। तो बजाने वाला इसको गले में डालकर खड़ा खड़ाई क्या करता है? बजाता है, खड़ा खड़ा बजाता है। वीणा की तरह इसमें दो लंबे तार होते हैं। इनके बीच में बांस की एक लंबी नली लगी होती है। इसमें कुल 4 तार होते हैं। दो यानी एक बीच में 2 पार्टीशन होते हैं और इसमें एक बांस की जो लगी होती है और उसमें दोनों तरफ 2-2 तार होते हैं। राजस्थान में ये गुजर भोपों का प्रचलित वाद्य है। ठीक है। रावणत्ता, रावणत्ता भोपों का मुख्य वाद्य है। इसे बनाने के लिए नारियल की कटोरी पर खाल मढ़ी जाती है जो बांस के साथ लगी होती है। बांस में जगह जगह खूंटियां लगा दी जाती है जिसमें तार बंधे होते हैं। यह वायलिन की तरह गज से बजाया जाता है, यानी एक तारों का बनाया हुआ होता है जिसमें एक सिरे पर कुछ घुंघरू बंधे होते हैं। बजाते समय हाथ के ठुमके से घुंघरू भी बजते हैं। अलगोजा, ये फूंक वाद्य है। ये बांसुरी की तरह होता है। वादक 2 अलगोजे मुंह में रखकर एक साथ बजाता है। एक अलगोजे पर स्वर काम किया जाता है तथा दूसरे पर स्वर बजाए जाते हैं। यानी एक ही आदमी 2 अलगोजा मुंह में लेकर के बजाता है। एक पर स्वर काम किया जाता है, दूसरे पर स्वर बजाए जाते हैं। शहनाई, ये एक मांगलिक वाद्य है। चीलम की आकृति का ये वाद्य शीशम या सागवान की लकड़ी से बनाया जाता है, या तो शीशम से या सागवान से। वाद्य के ऊपरी सिरे पर ताड़ के पत्ते की तूती बनाई कर लगाई जाती है। फूंक देने पर इसमें से मधुर स्वर निकलता, विवाह शादी में बजाई जाती है शहनाई। चलिए पुंगी, यह वाद्य एक विशेष प्रकार के तुंबे से बनता है। तुंबे का ऊपरी हिस्सा लंबा और पतला तथा नीचे का हिस्सा गोल होता है। तुंबे के निचले, ये तुंबे है, निचले गोल हिस्से में छेद कर 2 नलियां लगाई जाती हैं। इन नलियों में स्वरों के छेद होते हैं। अलगोजे के समान ही एक नली में स्वर कायम किया जाता है और दूसरी से स्वर निकाले जाते हैं। और ये कालबेलियों का प्रमुख वाद्य है। कालबेलियों का यह प्रमुख क्या है? वाद्य है। नगाड़ा, ये 2 प्रकार का होता है, एक छोटा और दूसरा बड़ा। दसरा नहीं, दूसरा। तो दूसरा क्या होता है? बड़ा होता है। छोटे नगाड़े के साथ नगाड़ी भी होती है। इसे लोक नाट्यों में शहनाई के साथ बजाया जाता है। लोक नृत्यों में नगाड़ी के संगत के बिना रंगत नहीं आती है। तो नगाड़ा और नगाड़े के साथ नगाड़ी भी होती है छोटी, जो रंगत नहीं आती है।
बड़ा नंगाड़ा धातु की लगभग 4-5 फुट गहरी अर्ध अंडाकार कुंडी को भैंसे की खाल मन, मंड कर ये चमड़े की डोरियों से कसा जाता है। इसे बम या टामक भी कहते हैं। तो इसको बम ये युद्ध के समय रणबेरी के रूप में, यानी रणबेरी के रूप में बजाया जाता था। इसे लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। होली दिवाली दिवाली पर नहीं, होली पर बजाते हैं ना नंगड़ा। ढोल, राजस्थानी लोकवाद्य में ढोल का प्रमुख स्थान है। ये लोहा या लकड़ी के गोल घेरे पर दोनों तरफ चमड़ा मंड कर बनाया जाता है। इस पर लगी रस्सियों को कड़ियों के सारे खींचकर इसे कसा जाता है। वादक इसे गले में डालकर लकड़ी के डंडों से बजाता है। ढोल तो आप देखा हुआ है आपका। मादल, मिट्टी से बनी मादल का आकार ढोलक जैसा होता है। इस पर हिरण या बकरी की खाल मंडी होती है। ये वाद्य भीलों और गरासियों का प्रमुख वाद्य है। चलिए आगे। चंग, होली के अवसर पर बजाया जाने वाला ये ताल वाद्य है। ताल वाद्य है, लकड़ी के गोल घेरे से बना होता है। इसके एक तरफ बकरे की खाल मंडी जाती है। इसे दोनों हाथों से बजाया जाता है। इसे ढप भी कहते हैं। चलिए खंजरी, ये ढप का लघु आकार है। ढप की तरह इस पर भी चमड़ा मढ़ा होता है। इसे कामड़, भील, कालबेले आदि बजाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला 1857 की क्रांति से राजस्थान में उसे संबंधित नीमच छावनी में चलिए आगे ही अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसको। तो अलग ही टॉपिक आ गया तो